हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मनी मार्केट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मनी मार्केट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। सबसे पहले मनी मार्केट क्या है उसका मतलब समझा दूं। तो मनी मार्केट बेसिकली हमारी फाइनेंशियल मार्केट की एक टाइप होती है, जहां पर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो मैक्सिमम 1 साल तक होता है। यानी कि अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप मैक्सिमम 1 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स लो मार्केट रिस्क। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो मनी मार्केट के अंदर ना हम जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मनी मार्केट के ऊपर कम पड़ता है एज कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर जो मार्केट रिस्क होता है वो कम होता है। उसके बाद सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ द मनी मार्केट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के अंदर मनी मार्केट को जो है रेगुलेट करता है, और जो सेबी है वो बेसिकली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। उसके बाद इट डील्स इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मनी मार्केट के अंदर जितने भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं वो बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए उसका ट्रेड किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर हाईली लिक्विड। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मनी मार्केट के अंदर आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, परचेस करते हो, सेल करते हो, वो हाईली लिक्विड होते हैं। यानी कि आप जब मर्जी उसको सेल करके अपना पैसा जो है वो वापस ले सकते हो। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये जो स्टेटमेंट है वो मनी मार्केट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट टिपिकली ट्रेडेड इन मनी मार्केट। इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पर मनी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं किया जाता। पहला देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, इक्विटी शेयर और कमर्शियल पेपर। तो ऑप्शन सी इक्विटी शेयर इज अ करेक्ट आंसर। जो इक्विटी शेयर है वो बेसिकली हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है, ना कि मनी मार्केट के अंदर। बाकी ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो है वो फेमस इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेड किए जाते हैं मनी मार्केट के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू किया जाता है बैंकों के द्वारा। किसके द्वारा, बैंकों के द्वारा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली एक तरह का टाइम डिपॉजिट है। इसके अंदर हम एक फिक्स टाइम के लिए अपना पैसा जो है डिपॉजिट करवाते हैं। जैसे बैंकों के अंदर एफडी होती है ना, आप बैंकों की एफडी परचेज करते हो, ठीक है। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप बैंकों के पास अपने पैसे को डिपॉजिट करवा के रखते हो, और जैसे वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो आपको आपका पैसा मिल जाता है। ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होते हैं। जब आप बैंकों के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज करते हो तो आप बेसिकली एक फिक्स टाइम पीरियड, जो कि हमारे 7 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है, बैंक के पास अपने पैसे को एक तरह से डिपॉजिट करवा देते हो। क्लियर है। अब आप सोचोगे कि एफडी और सर्टिफिकेट डिपॉजिट में डिफरेंस क्या हुआ। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो एफडी होता है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो सालों में होता है, ठीक है। इसको इशू किया जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा, रीजनल रूरल बैंक के द्वारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
दैट हैव बीन परमिटेड बाय आरबीआई। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इशू कर सकता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऐसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको परमिशन दी हुई है आरबीआई ने। सीडी जो है वो बेसिकली डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो सीडी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपए है, तो इसको हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे जैसे कि 8 रुपए पे इशू किया जाएगा। पर जब इसे रिडीम किया जाएगा यानी कि इन्वेस्टर्स को पैसा वापस किया जाएगा, तो हमेशा पार वैल्यू पे यानी कि 10 रुपए पे यहाँ पर रिडीम किया जाएगा। और ये जो 2 रुपए है ये यहाँ पर इनकम होगी हमारे इन्वेस्टर की। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ट्रेजरी बिल हमारा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इशू करती है फंड रेज करने के लिए। ट्रेजरी बिल बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप की होती है, जैसे कि 91 डे मेच्योरिटी पीरियड, 182 डे और 364 डे। यानी कि मेच्योरिटी पीरियड के बेस पर हम ट्रेजरी बिल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो भी डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और जब उनको रिडीम किया जाता है तो वो एट पार वैल्यू पे रिडीम किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है कंपनीज के द्वारा। हमारी जो कंपनीज होती है जब उनको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो मनी मार्केट के अंदर कमर्शियल पेपर जो है वो इशू करती है। अब ये जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो बेसिकली बिना किसी कोलैटरल के इशू किए जाते हैं, यानी कि ये थोड़े रिस्की होते हैं एज कंपैरिजन टू ट्रेजरी बिल्स और हमारे यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ईश्वर की क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर यहाँ पर करते हैं, यानी कि ईश्वर पे भरोसा करके करते हैं, हमें किसी भी तरह का कोलैटरल नहीं मिलता है। 1990 के अंदर कमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है यूज करना स्टार्ट किया गया था। इसका जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली 15 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है। जो कमर्शियल पेपर होते हैं इसको भी हम यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस पे इश्यू करते हैं और जब इनको रिडीम किया जाता है तो इनको पार वैल्यू पे रिडीम जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बाय बैंक्स इन मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट के अंदर हमारे जो बैंक है वो एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होता है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करता है मनी मार्केट के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक इशू करता है? पहला कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आपको पता लगी हुआ है जो कमर्शियल पेपर है वो बेसिकली कंपनीज इशू करते हैं, तो ये बैंक इशू नहीं करते। बाकी के कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसको इशू करता है हमारा यहाँ पर बैंक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइव। अब ये इंस्ट्रूमेंट है क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो जो कॉल मनी है, नोटिस मनी और टर्म मनी है, इसका यूज तब किया जाता है जब बैंक आपस में बॉर्बिंग करते हैं। जब एक बैंक दूसरे बैंक से बॉर्बिंग करती है या फिर लैंडिंग करते हैं तब वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है। पहले बात करते हैं कॉल मनी की। ठीक है, जब एक बैंक सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर बॉर्बिंग करती है या फिर लैंडिंग करती है किसी दूसरे बैंक को, तो वो हमारा उसके लिए वो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट जो है इशू करती है। जैसे अगर एग्जांपल दे ए और बी बैंक है, ठीक है, इसके पास सरप्लस फंड है, इसके पास फंड्स की कमी है, तो बी बैंक ने यहाँ पर क्या किया? एक दिन के लिए ए बैंक से क्या कर ली? बोर्बिंग कर ली और ए बैंक ने लैंडिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कॉल मनी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखो जो बॉर्बिंग है बैंकों के बीच में, जो बॉर्बिंग और लैंडिंग की जा रही है वो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक होगा, तो उसके लिए यूज किया जाएगा नोटिस मनी। और अगर 14 दिन से एक्सीड कर जाता है और 1 साल तक रहता है तो वहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया जाएगा? टर्म मनी। बेसिकली इसका काम सेम है, बस ड्यूरेशन का फर्क है। एक दिन के लिए बॉर्बिंग कर रहे हो तो कॉल मनी, 2 से लेकर 14 दिन तक बॉर्बिंग और लैंडिंग कर रहे हो तो नोटिस मनी। अगर 14 दिन से ज्यादा है, 1 साल से कम है, तो उसके लिए टर्म मनी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of derivative contracts is traded directly between two parties and is not standardized? ऐसा कौन सा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में ट्रेड किया जाता है और उसकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती है? ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन बी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इज द करेक्ट आंसर। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ऐसे डेरिवेटिव होते हैं जो कि दो पार्टी जो खरीदना और बेचना चाहते हैं वो आपस में साथ में बैठ के यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन फिक्स करती है और टर्म एंड कंडीशन के ऊपर डेरिवेटिव प्रोडक्ट की परचेज और सेल जो है वो की जाती है। इसीलिए इसके जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते, क्योंकि जो पार्टीज होती हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को फिक्स करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस कैपिटल मार्केट? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कैपिटल मार्केट को डिफाइन करती है?
तो कैपिटल मार्केट है क्या, थोड़ा उसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है। क्या होता है, 1 साल से ज्यादा होता है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट के अंदर हमारे डेट और इक्विटी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड जो है वो किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या, इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट प्लेस वेयर लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज आर बोट एंड सोल्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद इन द कैपिटल मार्केट इंक्लूड इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर वो है इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर्स। रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेबी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो कैपिटल मार्केट को अच्छे तरीके से जो है वो डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट होती है उसको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली टाइप की जो कैपिटल मार्केट होती है वो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर पहली बार सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ कंपनी है, ठीक है, वो अभी नई नई बनी है, उसने पहली बार अपने शेयर जो है वो इशू किए। तो वो जो शेयर्स है वो इशू किए जाएंगे कहां पर, प्राइमरी मार्केट के अंदर। कहां पर, प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट इनिशियल इशूएंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि पहली बार सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट के अंदर ही इशू किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर और ओरिजिनल सिक्योरिटी इश्यूअर के बीच में होता है। जैसे अगर XYZ कंपनी है ये सिक्योरिटीज को इशू करती है, ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो इस इश्यूअर से ही यहाँ पर सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं। इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है। और जो सिक्योरिटी के प्राइसेस होते हैं उसको कंपनी खुद से यहाँ पर डिसाइड करती है। सिक्योरिटीज को हम प्राइमरी मार्केट के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर इसके थ्रू जो है इंट्रोड्यूस मतलब कि इशू करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारी कैपिटल मार्केट की है वो है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम ऑलरेडी जो सिक्योरिटी इशू किए जा चुके हैं उसका ट्रेड करते हैं। जैसे मान के चलो XYZ कंपनी है, उसने यहाँ पर पहली बार सिक्योरिटी जो है वो इशू किए, शेयर्स इशू किए, और ए पर्सन है उसको यहाँ पर परचेज कर लिया, मान लो 50,000 के शेयर्स थे। तो इनके बीच में जो ट्रेडिंग हुई है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर में हुई है, ठीक है। उसके बाद ए पर्सन ने क्या किया, इन शेयर्स को एक बी पर्सन को यहाँ पर सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इनके बीच में ये जो ट्रेडिंग हुई है ये कहाँ हुई है, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली ऐसे सिक्योरिटी जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुके हैं उसका यहाँ पर ट्रेड जो है वो किया जाता है। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होती है, यानी कि जो इशूअर है उसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज सेल करता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज परचेज करता है, ठीक है। अब ये जो प्राइसेस होते हैं इनको कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस। देखो प्राइमरी मार्केट के अंदर जो प्राइसेस है उसको कंपनी डिसाइड करते हैं, पर सेकेंडरी मार्केट में कंपनी है ही नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई, किसी सिक्योरिटी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उससे उसका प्राइसेस जो है वो डिसाइड होता है। ये हमारी टाइप थी कैपिटल मार्केट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट टिपिकली ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट्स। में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पर कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं किया था। पहला इक्विटी शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑप्शन बी ट्रेजरी बिल्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स कहां पे ट्रेड किए जाते हैं, वो हमारे मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। और इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर ये तीन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड जो है वो किए जाते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स बेसिकली ऑनरशिप सिक्योरिटीज होती है, यानी कि अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स बाय करते हो तो आप उस कंपनी के रियल ऑनर बन जाते हो और कंपनी के आप ऊपर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट जो है अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप अब कंपनी को अपने हिसाब से जो है वो चला सकते हो। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो बेसिकली परमानेंट नेचर के होते हैं और इन शेयर्स पे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती है तो हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी बेसिकली ओनरशिप सिक्योरिटीज है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स किसी कंपनी के बाय करते हो तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हो, पर आप सेकेंडरी ओनर बन जाते हो। आपका बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि डिविडेंड के केस में
और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा। साथ ही साथ अगर कंपनी डूबती है, लिक्विडेट होती है, तो पहले कैपिटल की पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को की जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को प्री डिटरमाइंड डिविडेंड जो है वो दिया जाता है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो होते हैं उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता, कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है उतना ज्यादा उनको डिविडेंड मिलती है, पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। अब बात करते हैं डिवेंचर्स की। ठीक है, डिवेंचर बेसिकली एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी डिवेंचर इशू करके एक तरह का डेट लेती है, और अगर आप किसी कंपनी के डिवेंचर्स को परचेज करते हो तो आप उस कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हो। कौन बन जाते हो? आप उस कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हो, और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट जो है रेगुलर इंटरवल पर मिलती रहती है। जो डिवेंचर होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए यहाँ पर इशू किए जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो मेच्योर हो जाते हैं और कंपनी को आपका पैसा वापस जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज द। इंडिया के अंदर कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पर इंश्योरेंस मार्केट को जो है वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट इज डिटरमाइंड बाय। जो हमारे प्राइसेस होते हैं सिक्योरिटीज के प्राइमरी मार्केट के अंदर, उसे कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस, इशूइंग कंपनी, या फिर ए और बी बोथ, या फिर सेबी। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, द इशूइंग कंपनी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी मार्केट के अंदर मार्केट फोर्सेस यहाँ पर प्राइसेस डिसाइड करते हैं, पर प्राइमरी मार्केट के अंदर जो इशूइंग कंपनी है वो यहाँ पर डिटरमाइन करेगी कि उनके शेयर्स के प्राइसेस यहाँ पर कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेथड इन विच प्राइसेस ऑफ शेयर्स आर फिक्स्ड एंड नोन टू द इन्वेस्टर इन एडवांस नोन एज। ठीक है, एक ऐसा मेथड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी का, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है जब हम सिक्योरिटीज की प्राइस फिक्स करते हैं, तो प्राइस फिक्स करने के कई सारे मेथड होते हैं। तो एक ऐसा मेथड जिसके अंदर शेयर्स के जो प्राइसेस होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, फिक्स होते हैं, और उसके बारे में ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टर को पता होता है। पहला फिक्स प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, रिटर्न फिक्स मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर फिक्स प्राइस मेथड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान के चलो, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, एक शेयर का प्राइस क्या है? 10 रुपीज है, तो ये पहले से ही डिसाइडेड है, फिक्स है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फिक्स प्राइस मेथड। ठीक है, एक और मेथड हमारा होता है, वो होता है बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, जो शेयर्स होते हैं, उनके प्राइसेस फिक्स नहीं होते, बल्कि आप प्राइसेस की एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि 250 से लेकर 300 तक। ठीक है, और इन्वेस्टर को बोल दिया जाता है कि आप अपनी बिडिंग करो, और जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बिडिंग आती है उसको सिक्योरिटीज का प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो 270 के ऊपर सबसे ज्यादा बिडिंग आई है, तो जो प्राइस होगा वो कितना होगा? हमारा 270 होगा। ये दो मेथड थे हमारे यहाँ पर शेयर्स के प्राइसेस को फिक्स करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट इन 1997 गिव्स बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पावर टू आरबीआई टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज एनबीएफसीज। तो हमारा जो आरबीआई एक्ट है 1997 के अंदर, उसमें यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट की थी जिससे आरबीआई को और ज्यादा पावर मिली थी, जिससे वो और अच्छे तरीके से जो एनबीएफसीज हैं उनको रेगुलेट कर सके और सुपरवाइज कर सके। तो यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस पावर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आरबीआई की पावर के रिगार्डिंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पहला, आरबीआई मैंडेट्स एनबीएफसी टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आरबीआई ने यहाँ पर मैंडेटली कर दिया कि जो हमारी एनबीएफसीज है, अगर उसको अपना काम शुरू करना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो सबसे पहले उसे सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एनबीएफसी मस्ट क्रिएट अ रिजर्व फंड एंड ट्रांसफर अ सम विच इज नॉट लेस देन 20% ऑफ देयर प्रॉफिट्स एवरी ईयर। ठीक है, तो हमारी जो एनबीएफसीज है उन्हें एक रिजर्व फंड यहाँ पर क्रिएट करना है, और जब भी वो प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट का मिनिमम 20% हिस्सा जो है वो उस रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसीज है वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एसेट मेंटेन करके रखेंगी जो कि अनबर्डन है। अनबर्डन का मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह का क्लेम नहीं है, उसके ऊपर किसी भी तरह का लीन नहीं है, कहने का मतलब है कि वो कोलैटरल ना पड़ी हो। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई प्रोहिबिट एनबीएफसी फ्रॉम एलियनेटिंग एसेट्स, यानी कि आरबीआई ने एनबीएफसी के ऊपर प्रोहिबिशन लगाई है कि वो अपनी एसेट्स की ओनरशिप ऐसे ही किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है।
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है आरबीआई की पावर के रिगार्डिंग वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहली क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लेना जरूरी है। 20% यहाँ पर प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना जरूरी है। जो सिक्योरिटीज है वो अनबर्डन होनी चाहिए और वो ऐसे ही अपनी एसेट्स को एलिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन 37 ऑफ द एनआईसी एक्ट प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज फॉर सम एश्योर्ड एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड अंडर एनआईसी पॉलिसीज, दिस डज नॉट अप्लाई टू। ठीक है, देखो हमारा जो एनआईसी एक्ट है उसका जो सेक्शन 37 है उसके अकॉर्डिंग एलआईसी पॉलिसीज के अंदर जो भी सम एश्योर्ड किए जाते हैं, जो भी बोनसेस डिक्लेयर किए जाते हैं, उनकी पेमेंट की जो गारंटी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पर ये जो सेक्शन है वो यहाँ पर किस इंश्योरेंस पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला, टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, मनी बैक इंश्योरेंस प्लान या फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो ऑप्शन डी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान इज द करेक्ट आंसर। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान पे सेक्शन 37 एप्लीकेबल नहीं होता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऐसे इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिसके अंदर आपको लाइफ कवरेज भी मिलती है, आपको लाइफ कवरेज भी मिलती है, साथ के साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर मिलती है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है, तो देखो जब भी आप प्रीमियम पे करते हो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उस प्रीमियम के दो हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जाता है लाइफ कवरेज के लिए और एक हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, पर इस इंश्योरेंस पॉलिसीज पे गवर्नमेंट की गारंटी एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, डैश इज द इंश्योरेंस दैट एन इंश्योरेंस कंपनी परचेजेस फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी टू कवर इटसेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ मेजर क्लेम इवेंट्स। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो है हमारा री इंश्योरेंस। क्या है, री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस होता क्या है उसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर एक रिस्क लेती है। कौन सा रिस्क, कि अगर जो इवेंट है वो हो गया तो यहाँ पर क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा बेनिफिशियरी को, इंश्योर्ड पर्सन को। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो क्लेम की अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मान के चलो XYZ कंपनी है, उसने यहाँ पर 1000 करोड़ की यहाँ पर क्या की है, इंश्योरेंस करवाई है। ठीक है, अब ये जो क्लेम है ना वो बहुत बड़ा है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस तो प्रोवाइड कर देती है, पर इस रिस्क को बेयर करने में उसे थोड़ा डर लगता है, तो वो क्या करती है ना, इसका दोबारा से इंश्योरेंस करवा लेती है। जैसे अगर मान के चलो इसने इंश्योरेंस करवाई एबीसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो एबीसी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर एक अलग से इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि मान के चलो हमारे यहाँ पर डीईएफ, यहाँ पर डीईएफ एक इंश्योरेंस कंपनी से उसने इसकी फिर से यहाँ पर इंश्योरेंस करवा ली, ताकि अगर क्लेम अराइज हो तो सारा क्लेम इसको यहाँ पर ना भरना पड़े। तो ये जो इंश्योरेंस करवाई है इस इंश्योरेंस कंपनी ने, वो हमारे कहलाता है री इंश्योरेंस। देखो XYZ कंपनी ने जो इसके पास इंश्योरेंस करवाई है वो तो इंश्योरेंस है, पर जब इंश्योरेंस कंपनी ने दोबारा से इसकी इंश्योरेंस किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास करा ली, तो वो हमारा री इंश्योरेंस जो है वो कहलाता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि जो क्लेम है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि सामने वाली कंपनी उसको रिस्क को लेना ही नहीं चाहती, तो वो रिस्क को थोड़ा सा बांटने के लिए, वो दोबारा से इंश्योरेंस जो है वो करवा लेते हैं। तो री इंश्योरेंस इज अ करेक्ट आंसर, और ये करवाना कंपलसरी भी है, ये करवाना कंपलसरी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। पहला, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ऑप्शन बी इंश्योरेंस कंपनी इज द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस कंपनी को मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो यहाँ पर कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। बाकी कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को आरबीआई जो है वो रेगुलेट करने का काम जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सेबी के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो सेबी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सेबी जो है हमारे देश के अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि इसकी जो टॉप कमिटी है उसकी बात करें, तो उसका जो चेयरमैन है सेबी का, उसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है नॉमिनेट करती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दो मेंबर यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपॉइंट किए जाते हैं सेबी के अंदर, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वन मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वन मेंबर फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उसके बाद 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड हमारे की मेंबर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर सभी के, तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो, इसलिए ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट ही करती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड एंड फर्स्ट, ये हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो मल्होत्रा कमेटी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था ताकि वो इंश्योरेंस जो बिजनेस है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करे और उसके अंदर जो भी इश्यूज है उनको फाइंड आउट करे और उनको रिजॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे। तो मल्होत्रा कमेटी ने अपनी यहाँ पर स्टडी की, उसके बेस पर उन्होंने कई सारी यहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड की। जैसे कि पहली रिकमेंडेशन क्या थी कि गवर्नमेंट स्टेक इन द इंश्योरेंस कंपनी टू बी ब्रॉट डाउन टू 50%। जो गवर्नमेंट स्टेक बहुत ज्यादा है इंश्योरेंस कंपनी में उसे कम करके 50% कर दिया जाए। गवर्नमेंट शुड टेक ओवर द होल्डिंग ऑफ जीआईसी एंड इट्स सब्सिडरीज, यानी कि जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसकी जो सब्सिडरी है उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश कर ले, उसे टेक ओवर कर ले। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल द इंश्योरेंस कंपनी शुड बी गिवन लेस फ्रीडम टू ऑपरेट, यानी कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको कम से कम यहाँ पर फ्रीडम दी जाए ताकि वो कंट्रोल में रह के काम कर सके। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मल्होत्रा कमेटी ने बोला था कि हमें इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैड बैंक। जो हमारी बैड बैंक होती है उसका प्राइमरी पर्पस यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन है टू ऑफर न्यू लोन्स टू बिजनेस, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस टू इन्वेस्टर्स, टू एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक फॉर अ कंट्री, टू मैनेज एंड रिजॉल्व दी स्ट्रेस एसेट्स ऑफ अ बैंक। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बैड बैंक का जो मेन पर्पस है वो यही है कि बैंक के जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट है, डी स्ट्रेस एसेट्स है, एनपीएस है, उनको मैनेज करना। तो बेसिकली बैंक यहाँ पर जो हमारी बैड बैंक है वो करती क्या है, तो बैंकों के जितने भी एनपीएस होते हैं उनको बैंकों से परचेज कर लेती है, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर मतलब कि जो भी लोन की अमाउंट होती है उसे रिकवर करने की कोशिश जो है वो करती है। इसके लिए वो क्या करती है, बोरोवर से बात भी करती है और अगर बोरोवर नहीं पैसा देता है तो उसकी जो एसेट्स है उनका टेक ओवर करके उनकी सेल भी यहाँ पर करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो बैड बैंक है वो यहाँ पर बैंकों के जितने भी स्ट्रेस एसेट है एनपीए उनको परचेज करेगी, फिर उनको रिकवर करेगी अपने ढंग से ताकि जो रिकवरी है वो हो सके और बैंकों के ऊपर जो एनपीए का बर्डन है, स्ट्रेस एसेट का जो बर्डन है उसे यहाँ पर कम किया जा सके, उनकी जो बैलेंस शीट है उसे यहाँ पर क्लीन किया जा सके। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो बैड बैंक है वो बेसिकली दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, एक है एनएआरसीएल और एक है यहाँ पर आईडीआरसीएल। एनएआरसीएल का काम है बैंकों से एनपीओ को एक्वायर करना, क्या करना, एक्वायर करना। और आईडीआरसीएल का काम है जो एनपीए एनएआरसीएल ने एक्वायर किए हैं उनको सेल करके जो अमाउंट है उसे यहाँ पर रिकवर करना। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो एनएआरसीएल है वो बेसिकली एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो कमर्शियल बैंक है उनके जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके, यानी कि ये टेक ओवर करके उनको डिस्पोज ऑफ करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अक्टूबर 2021 को इसको आरबीआई ने जो है लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया था बैड बैंक का। और इसके ऊपर जो ऑनरशिप है वो किसकी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, क्योंकि एनएआरसीएल की 51% जो शेयर्स है वो किसके पास है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है। उसके बाद अगर हम इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसका काम क्या था, जो भी बैड लोन्स यहाँ पर एक्वायर किए थे एनएआरसीएल ने उसको क्लीन करना, यानी कि उनको सेल करके पैसे को रिकवर करना। और इसके ऊपर जो ऑनरशिप है वो हमारी किसकी है, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज की है, क्योंकि इसके ऊपर जो 51% जो शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, पहला NARCL will be starting the total capital of 6,000 करोड़, यानी कि जब NARCL को स्टार्ट किया गया था इसकी जो टोटल कैपिटल थी वो 6,000 करोड़ थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अक्टूबर 2021 के अंदर NARCL रिसीव्ड आरबीआई लाइसेंस, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक है 50% ओनरशिप ऑफ द NARCL, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर ऑब्जेक्टिव इज सेल ऑफ बैंक स्ट्रेस एसेट इन द मार्केट, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ टेक ओवर करना, सेल करने का काम हमारा आईडीआरसीएल का होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यानी कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, एक्ट करता है। ठीक है, उसने यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या फॉरेन एक्सचेंज है, पहला देखो डिपॉजिट्स क्रेडिट्स बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। तो क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है, बिल्कुल ये फॉरेन एक्सचेंज है।
कोई भी डिपॉजिट है, कोई भी क्रेडिट है, कोई भी बैलेंस है जिसको हमें फॉरेन करेंसी में पे करना है तो वो फॉरेन एक्सचेंज है। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। कोई भी ड्राफ्ट है, ट्रैवलर चेक है जिसको इंडियन करेंसी में ड्रॉन किया गया पर उसकी जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में करना है तो ये भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक इंस्टीट्यूशन पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, तो ये भी हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज होता है। यानी कि अगर कोई ट्रैवलर चेक है जो कि फॉरेन में ड्रॉ किया गया है पर पेबल है इंडियन करेंसी में, तो ये भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आता है। तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो तो फॉरेन एक्सचेंज में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि फॉरेक्स मार्केट का फंक्शन नहीं होता। तो पहले फॉरेक्स मार्केट क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर करेंसीज का ट्रेड किया जाता है, करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे डॉलर को एक्सचेंज करके आपने रुपीज ले ली, क्लियर है। अब इसके कौन कौन से फंक्शन है, पहले देखो करेंसी कन्वर्जन फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की जा रही है उसको पूरा करने के लिए करेंसी को कन्वर्ट करना। जैसे कि अगर मान के चलो हम यूएस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यूएस को पेमेंट करनी है तो इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करेगा डॉलर्स के अंदर ताकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को हम फुलफिल कर पाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा फंक्शन होता है फॉरेक्स मार्केट का, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ऑन करेंसी मूवमेंट्स। ठीक है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू में जो मूवमेंट्स होती हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, उनको उनका यूज करके स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना, तो ये भी फंक्शन होता है। इश्यूइंग लोन्स एंड मोर्टगेज, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता है फॉरेक्स मार्केट का। डिटर्मिनिंग एक्सचेंज रेट, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर दो करेंसीज को आपस में एक्सचेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के अगर यहाँ पर लिखा है यूएसडी आई एन आर इज इक्वल टू हमारा 81, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर एक यूएसडी आपको खरीदना है तो आपको 81 रुपीज जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन विच टाइप ऑफ फॉरेक्स मार्केट आर करेंसीज डिलीवर्ड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेड। यानी कि ऐसी कौन सी फॉरेक्स मार्केट होती है जहां पर जो करेंसीज है उसको इमीडिएटली जो है डिलीवर कर दिया जाता है जैसे ही ट्रेड होता है। पहला फॉर्मल मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट या फिर स्पॉट मार्केट। तो ऑप्शन डी सपोर्ट मार्केट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इन मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्पॉट मार्केट की। तो स्पॉट मार्केट के अंदर जो करेंसीज है उसको इमीडिएट बेसिस पे खरीदा और बेचा जाता है और उस समय जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। जनरली जो ट्रांजेक्शन है स्पॉट मार्केट के अंदर वो 2 बिजनेस डे में यानी कि T+2 डेज के अंदर सेटल जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरवर्ड मार्केट की। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, तो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो करेंसीज का ट्रेड किया जाता है वो एक फ्यूचर डेट में होता है। यानी कि करेंसीज को खरीदने और बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज ही कर लिया जाता है, पर जो डिलीवरी है यानी कि जो असल में जो सेल परचेज होगी वो फ्यूचर में एक डेट में होगी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए और बी है, ठीक है, ए के पास रुपीज है, बी के पास डॉलर्स है, ठीक है। इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो ए पर्सन है वो बी पर्सन से $1000 $1000 जो है 81 के रेट पर, एक्सचेंज रेट पर खरीदेगा। और कब खरीदेगा, 3 महीनों के बाद, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये कहां पे ट्रेड किया जाता है, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। कहां पे ट्रेड किया जाता है, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। इसका यूज इसलिए किया जाता है जो कि ताकि जो रिस्क है, जो करेंसी रिस्क है यानी कि करेंसी के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको मैनेज करने के लिए हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूज करते हैं। क्योंकि आगे चलकर मान लो करेंसी के प्राइसेस कम ज्यादा होते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी फिक्स प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर मार्केट की। तो फ्यूचर मार्केट बेसिकली फॉरवर्ड मार्केट के तरीके से ही होता है, यानी कि यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो एक फ्यूचर डेट पर करेंसीज को खरीदने और बेचने की किए जाते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि फ्यूचर मार्केट ना थोड़ी स्टैंडर्डाइज मार्केट है, यहाँ पर सारे काम जो है एक्सचेंज के थ्रू किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन के थ्रू यहाँ पर फॉलो जो है वो किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट के अंदर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनका ट्रेड किया जाता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके अंदर एक ऑप्शन को बाय करता है और एक यहाँ पर सेल करता है। जो बायर होता है, जो ऑप्शन को बाय करता है, उसके पास एक यहाँ पर राइट होता है, एक यहाँ पर राइट होता है कि वो फ्यूचर में किसी डेट पर जो सामने वाला पर्सन है उसको यहाँ पर करेंसी को बेच या फिर खरीद सकता है। पर ये सिर्फ और सिर्फ राइट होता है, इसका अगर मन करे तो ये फ्यूचर में जाके इसको हटा भी सकता है। मतलब कि उसे अगर मन करे कि मुझे नहीं खरीदना है तो वो उसको नहीं भी खरीदेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं,
ए और बी पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर सेम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 1000 USD 81 के प्राइस पे यहाँ पर खरीदा जाएगा, ठीक है, 3 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद इनके बीच में हुआ है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो ए पर्सन है ना, उसके पास राइट है, उसके पास राइट है कि वो 3 महीनों बाद 81 के प्राइस पे 1000 USD BS से यहाँ पर खरीदेगा। पर ये ऑब्लिगेशन नहीं होती, यानी कि अगर मान के चलो यहाँ पर जो रेट है वो कम हो जाता है, 75 हो जाता है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, यानी कि वो खरीदने से मना भी कर सकता है। और यही डिफरेंस होता है ऑप्शन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू बिजनेस यूज द फॉरेक्स मार्केट टू मैनेज रिस्क। हमारे जो बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ पर कैसे फॉरेक्स मार्केट को यूज करते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। पहला, बाय कन्वर्टिंग ऑल फॉरेन करेंसी अर्निंग्स इनटू देयर होम करेंसी इमीडिएटली, या फिर बाय हेजिंग अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन, बाय अवॉइडिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑल टुगेदर, या फिर देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व करेंसी एक्सचेंज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हेजिंग की जाती है, हेजिंग का मतलब क्या हुआ कि करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, है ना, उससे जो लॉस हो सकता है उसको हमने पहले ही हेज कर लिया। जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, तो फ्लक्चुएशन आती रहे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और हम फ्यूचर में जाकर उसी प्राइस पे बाय करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपने रिस्क को एक तरीके से क्या किया, हेज कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। तो जो करेंसी रिस्क है उसको बेसिकली हम हेजिंग के थ्रू जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ फेडाई। इसमें से हमारा कौन सा फंक्शन होता है फेडाई का, कौन सा फंक्शन होता है फेडाई का। तो जो हमारी फेडाई है वो बेसिकली इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट और डेवलप करने का काम जो है वो करती है। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडिंग की जाती है ना, जो भी यहाँ पर डीलिंग की जाती है, उन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, फेडाई करता है। कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग की जाएगी उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, उनको भी इशू करने का काम जो है वो फेडाई करता है। और इसका पर्पस यही होता है कि इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, जो हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, पहला देखो, इशूइंग गाइडेंस एंड रूल्स फॉर हैंडलिंग द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फेडाई यहाँ पर गाइडेंस को इशू करता है, रूल्स को इशू करता है, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है उसको यहाँ पर हैंडल किया जा सके। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सोनल इन एरियाज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जितने भी बैंक पर्सोनल है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पर फेडाई करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एडवाइजिंग मेंबर्स इन सेटलिंग इश्यूज देयर डीलिंग्स, तो जो भी यहाँ पर डीलिंग्स हो रही है उसके अंदर जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनको सेटल करने के लिए एडवाइस देने का काम फेडाई करते हैं, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। अनाउंसमेंट ऑफ डेली एंड पीरियोडिकल परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर बैंक, जो मेंबर बैंक्स हैं उनकी यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। पहले तीन हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं फेडाई की। जो फेडाई है उसको 1958 में जो है वो बनाया गया था। एम मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट करना, डेवलप करना। और ये जो फेडाई है वो बेसिकली एक एसोसिएशन है बैंकों की, जिसके अंदर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएफसी, सीडीबी, ये सारे यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। ये सारे हमारे फेडाई के मेंबर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमारे जो रिटेल कस्टमर है वो फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल यहाँ पर कर सकते हैं। पहले जो है हमारे जो रिटेल कस्टमर्स थे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं होती थी। जिस चीज को देखते हुए 2019 के अंदर आरबीआई ने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से हमारे जो रिटेल कस्टमर है वो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और डेवलप किसने किया था, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये हमारे सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मर्चेंट बैंकर इंक्लूड्स। इंडिया के अंदर हमारे जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। मर्चेंट बैंकर है क्या, थोड़ा सा वो समझ लो। तो मर्चेंट बैंकर ऐसे बैंकर होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर कॉर्पोरेट्स के साथ डील करते हैं, कंपनीज के साथ डील करते हैं, और खास करके जो लार्ज कंपनीज होते हैं उनके साथ डील करते हैं और उनको फाइनेंशियल एडवाइस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मर्चेंट बैंक जो है वो नॉर्मल बैंक के तरीके से आम लोगों के साथ, पब्लिक के साथ डील नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के साथ डील जो है
वो करती है। हर तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है? पहला, इशू मैनेजमेंट, बैंकर टू द इशू, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग एंड डिवेंचर ट्रस्टी। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं मर्चेंट बैंकर के। अब करते क्या है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं फंक्शन को। पहले बात करते हैं इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट के अंदर हमारी जो मर्चेंट बैंक होती है, ठीक है, जब भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं तो पूरी की पूरी जो इशू की प्रोसेस होती है उसको मैनेज करने का काम हमारा मर्चेंट बैंक करता है। यानी कि मर्चेंट बैंक इंश्योर करता है कि जो भी शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह इशू किए उसको प्रॉपरली जो है सब्सक्राइब करवाया जाए, किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत ना हो, उसकी प्रॉपर तरीके से प्रमोशन की जाए। उसके बाद बैंकर टू द इशू, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है, तो पब्लिक उसको यहाँ पर बाय करती है, जिससे पैसा जो है कंपनी के पास आता है, ठीक है। तो जो मर्चेंट बैंक है वो बेसिकली कंपनी के बैंक के तरीके से काम करता है। यानी कि इशू से जो भी एप्लीकेशन मनी आई होती है, अलॉटमेंट मनी आई होती है, वो यहाँ पर मर्चेंट बैंक के पास जाती है और वो उसको फिर आगे यूज करता है। उसके बाद अंडरराइटिंग, अगर किसी केस में हमारे जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए जाते हैं, पब्लिक उसको सब्सक्राइब नहीं करती, जिससे मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में ये जो है बाकी के शेयर जो है वो परचेज कर लेती है, ताकि जो इशू है शेयर वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो पाए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर कंपनी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी, इस चीज को मर्चेंट बैंकर देखती है। यानी कि ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करवाती है कंपनी से, ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग भी करती है, डिवेंचर ट्रस्टी के तरीके से भी यहाँ पर काम जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय कंपनी मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिवेंचर एक्सीड फ्रॉम, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि डिवेंचर ट्रस्टी के तरीके से भी यहाँ पर काम कर सकती है मर्चेंट बैंक। तो कंपनी डिवेंचर ट्रस्टी को कब अपॉइंट करती है? तो देखो अगर अगर किसी भी डिवेंचर की जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 18 महीने से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में कंपनी को डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट जो है वो करना पड़ता है। डिवेंचर ट्रस्टी बेसिकली जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उनके पैसे को यहाँ पर अपनी कस्टडी में रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि डिवेंचर होल्डर को किसी भी तरह का लॉस ना हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी 3, मर्चेंट बैंकर कैन एक्ट एज। हमारा जो कैटेगरी 3 होता है मर्चेंट बैंकर का, वो यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकता है? तो टोटली देखो जो मर्चेंट बैंकर है उसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ठीक है। जो कैटेगरी 1 होता है वो ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, कैटेगरी 2 उससे कम, कैटेगरी 3 उससे कम, और 4 तो उससे भी कम, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो बेसिकली कैटेगरी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वही गिवन है। जैसे कि जो कैटेगरी 1 है वो यहाँ पर इशू मैनेजमेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट एंड अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सभी फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। जो कैटेगरी 2 होता है वो एडवाइजर, कंसल्टेंट, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन सभी फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, वो इशू मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। जो कैटेगरी 3 है वो अंडरराइटर, एडवाइजर और कंसल्टेंट के ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और जो कैटेगरी 4 है वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट, एडवाइजर और इशू ऑफ कैपिटल, इसको ही यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो जो कैटेगरी 3 है वो अंडरराइटर, एडवाइजर और कंसल्टेंट की ही सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंसिंग। जैसे आपको पता है कि जो मर्चेंट बैंक है उसको अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंसिंग? पहला, कैटेगरी 1 द मिनिमम नेट वर्थ वाज फिक्स 5 crores। कैटेगरी 2 द मिनिमम नेट वर्थ वाज फिक्स 50 लाख रुपीस। कैटेगरी 3 द मिनिमम नेट वर्थ वाज फिक्स 10 लाख रुपीस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कैटेगरी 3 का जो मिनिमम नेट वर्थ है वो है 20 लाख रुपीस। कितना है? 20 लाख रुपीस, पर यहाँ पे लिखा है 10 लाख रुपीस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि कैटेगरी 1 की मिनिमम नेटवर्थ 5 crores रहेगी, कैटेगरी 2 की नेटवर्थ 50 लाख होनी चाहिए, और कैटेगरी 3 की नेटवर्थ 20 लाख होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि जो कैटेगरी 4 है उसकी कितनी होगी, तो कैटेगरी 4 के लिए यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है नेटवर्थ के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर आईएफएस से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमने डिस्कस किया। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ डाउट्स आपके क्लियर करूँ, तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट प्लेस होती है जहां पर हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उनका यहाँ पर ट्रेड किया जाता है।
अब फाइनेंशियल मार्केट हमारी कई टाइप की होती है, जिसमें से मनी मार्केट एक हमारी होती है जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है। कैपिटल मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाता है। उसके बाद हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जहां पर करेंसीज का ट्रेड किया जाता है। इंश्योरेंस मार्केट है जहां पर इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदा और बेचा जाता है। इसके अलावा हमारी फिक्स इनकम मार्केट भी होती है जहां पर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, हमारे यहाँ पर डिवेंचर्स हो गए, है ना। ये थी बात हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स की। उसके बाद हमने यहाँ पर जो रिफॉर्म्स ले आए गए फाइनेंशियल मार्केट में वो भी डिस्कस किया, जैसे कि बैड बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया। बैड बैंक के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया कि बैड बैंक का काम क्या है कि जो भी यहाँ पर बैंक के एनपीएस है उनको उनको एक्वायर करके उनको डिस्पोज ऑफ करना, ताकि बैंकों के ऊपर जो बर्डन है वो यहाँ पर कम से कम हो सके। ठीक है, उसके बाद हमने मर्चेंट बैंक के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया कि मर्चेंट बैंक क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लियर हो गया तब भी एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में आईएफएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनके हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।